अफ्रीका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश भर के 47 स्थलों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। राष्ट्र निर्माण में नौजवानों की बताई बड़ी भूमिका। पीएम मोदी ने कहा, बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है जोर। ईएलआई जैसी स्कीम से करोड़ों रोजगार उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। एयर इंडिया का बयान, जांच में जारी रखेंगे सहयोग। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गर्व का पल। लोगों से मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का किया आह्वान। और विंबलडन में महिला एकल की खिताबी भिड़ंत आज। अमेरिका की एमांडा अनिसिमोवा और पोलैंड की ईगा श्वांतेक होंगी आमने सामने। तो खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के तहत हजारों नियुक्ति पत्र जारी किए। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले में देश भर के 47 स्थलों से नवनियुक्त युवा जुड़े। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुई हैं। इनमें 40,000 से अधिक नियुक्तियां भारतीय रेलवे में हुई हैं। रोजगार मेले की यह पहल रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध करा रही है। पीएम ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार में पक्की नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं का एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र सेवा होना चाहिए। पीएम ने इसके लिए नागरिक प्रथम का सूत्र अपनाने को कहा। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। और प्रधानमंत्री ने 5 देशों की अपनी हालिया यात्रा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उन्हें हर देश में भारतीय युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। पीएम ने इन देशों के साथ हुए समझौते से देश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की बात कही। जितने भी समझौते हुए हैं उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स,
ऐसे कई सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। और पीएम ने कहा कि सरकार का जोर निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। पीएम ने इसके लिए ईएलआई स्कीम जैसे कदम गिनाए, जिससे करोड़ों रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि लोकोमोटिव सेक्टर में हासिल की है। पुराने जमाने में जिसको रेल का इंजन कहा करते थे हम लोग, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है। यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व स्तर पर जारी जन कल्याण परियोजनाओं से आर्थिक अवसर बढ़े हैं। देश में आर्थिक असमानता तेजी से कम हो रही है। आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है। दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है। हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। और अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजन्स में फ्यूल की सप्लाई का बंद होना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रीलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा कॉकपिट में पायलट्स के बीच संवाद के विश्लेषण से यह पता चला है कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम एयर टरबाइन और एपीयू जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। एएआईबी के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। और अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ, यह जांच का विषय है।
एयरपोर्ट के आसपास निर्माण भी एक अलग मुद्दा है। विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि ये अगर आसमान में होता, 5,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो इसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है। और दिल्ली के वेलकम इलाके के सीलमपुर ईदगाह रोड पर शनिवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक 5 मंजिला इमारत भरा कर गिर गई। इसमें करीब 12 लोग दब गए। शुरुआती रेस्क्यू में इलाकों के लोगों ने तेजी दिखाते हुए 3 से 4 लोगों को जीवित बचा लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस, NDRF और अन्य सहायक एजेंसीज मौके पर पहुंची। अब तक 7 और लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में 2 लोगों के मरने की भी खबर है। तो इलाका काफी सकरा होने की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गाड़ियों के आने जाने की जगह बेहद कम है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। इलाके के इस JJ कॉलोनी में आप देखेंगे, ईदगाह रोड पर ये कॉलोनी है जिसमें ये संकरी गलियां हैं और यहाँ सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास ये सामने जो बिल्डिंग है ये गिर जाती है और ये बिल्डिंग पूरी 5 मंजिला बताई जा रही है। 35 गज के आसपास के प्लॉट में ये बनी थी और इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है क्योंकि ये संकरी गलियाँ जो हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू जो है वो धीरे से चल रहा है। कोशिश की जा रही है। 7 से 8 लोगों को अभी तक इसमें से रेस्क्यू किया जा सका है। 12 लोगों के इसके अंदर दबे होने की आशंका थी सुबह और लगातार NDRF, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, नगर निगम, तो जो भी एजेंसीज हैं, मेडिकल की टीम है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार मलबे के अंदर से यहाँ पर खोजबीन जारी है और ये तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं और शुरुआती जो मदद थी वो आसपास के लोगों ने करी, जिसमें से 2-3 लोगों को निकालने में वो कामयाब रहे। ये आप अगर मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये ईदगाह रोड है, जनता कॉलोनी के नाम से, और ये देखिए कितनी संकरी गलियां हैं यहाँ पर और ये बिल्डिंग्स जो हैं एक के साथ एक चिपक करके हैं। देखिए ये बिल्डिंग, ये गाटर पे बिल्डिंग लगी हुई है, यानी कितना डेंजर है ये। तो युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग यहाँ पर पहुंचे, एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये तमाम एजेंसी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग निकाले जा चुके हैं उनको नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और कोई लोग इसके अंदर अगर मौजूद हैं तो मलबे के अंदर से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके पहचान के, उनके परिवार के लोगों से भी उनकी जानकारी ली जा रही है कि क्या यहाँ पर और कोई मौजूद है या नहीं। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ आगमन पर स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य और उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं में से मुलाकात करेंगे, उसके कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद करेंगे। ये संवाद आगामी चुनाव रणनीतियों, संगठनात्मक मजबूती और जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और NIA ने मिजोरम में प्रतिबंधित हथियार और गोला बारूद जब्ती मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। NIA के मुताबिक जब्त हथियार एक बांग्लादेशी उग्रवादी समूह को भेजे जाने थे। एजेंसी ने बताया है कि आइजोल की एक अदालत के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में लाल बियाकचुंगा उर्फ डेविड, लालथम चेउआ उर्फ थावमा, माल सावामा लॉन्चेऊ, रुआ लिए नसंगा उर्फ सांगा और आलोक विकास चकमा को नामजद किया गया है। NIA द्वारा जारी बयान के मुताबिक आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम 1959 और विदेशी अधिनियम 1946 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
एनआईए 15 जनवरी 2025 को मिजोरम पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसी ने कहा है कि मिजोरम के मामित जिले के सैथा गांव से जब्त किए गए हथियारों में 6 AK-47 राइफल्स, 13 मैगजीन्स और 10,050 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो बरामद किए गए कारतूसों की संख्या काफी ज्यादा है। 10,050 कारतूस बरामद किए गए हैं। एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की केरल इकाई के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कार्यालय भवन के सामने एक पौधा भी लगाया और नए कार्यालय के केंद्रीय कक्ष में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय KG मरार की प्रतिमा का अनावरण भी किया। यह अत्याधुनिक कार्यालय 7 मंजिला और 60,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ढीले फास्टैग पर शिकंजा कसा है। अब टोल संचालन अधिक सुगम हो जाएगा। NHAI ने टोल प्लाजा पर ढीले फास्टैग टैग इन हैंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल कुछ वाहन मालिक जानबूझकर फास्टैग विंडस्क्रीन पर नहीं लगाते, जिससे टोल पर भीड़, गलत लेनिंग और सिस्टम में गड़बड़ी होती है। NHAI ने ऐसे मामलों की सूचना के लिए ईमेल ID जारी की है और रिपोर्ट मिलते ही त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। टोल एजेंसियों और रियायत धारकों को ऐसे फास्टैग की तत्काल रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। यह कदम मल्टी लेन, फ्री फ्लो, MLFF और वार्षिक पास जैसे आगामी टोलिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले की अपनी यात्रा की तस्वीरें X पर साझा की हैं। उन्होंने अपनी यात्रा को याद करते हुए लिखा, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करने का अवसर मिला। मैं इस यात्रा को हमेशा याद रखूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा और कार्यक्रमों के माध्यम से 350 वर्षों के पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान की जा रही है। 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अनुसूचित जाति का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है और देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। और खबर मौसम की। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब में बिजली चमकने और आंधी तूफान के साथ मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 2 दिन तक के लिए बिहार के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 और 14 जुलाई को बारिश में तेजी आने की संभावना है। कमोबेश ऐसा ही मौसम गुजरात के विभिन्न हिस्सों में देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने आज और कल के लिए हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अत्यधिक बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार झारखंड में गढ़वा, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, एनसीआर में भी गरज चमक और तेज हवाओं के माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में शुक्रवार रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रात में 3 घंटे और आज सुबह 1 घंटे की तेज बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर 125 मीटर तक पहुंच गया है। खतरे के निशान 126.5 मीटर है। मंदाकिनी के जलस्तर के बढ़ने से आवासीय क्षेत्रों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नदी पार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चित्रकूट के थाना प्रभारी डीआर शर्मा ने कहा है कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ चुका है और यह तेजी से बढ़ भी रहा है। सभी दुकानदारों को सूचना दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था बन रही है और जो भी संभव उपाय किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। मंदाकिनी में काफ़ी तेजी से बाढ़ फैल रही है। जो प्रमुख वो हैं जैसे लंका तिराहा, मंदाकिनी घाट, राघव प्रयाग घाट और ओग्यधाम घाट। यहाँ पर जो हमारे पास रेस्क्यू टीम है उनको लगाए हैं, अधिकारियों को भी सूचित किए हैं, वहाँ से भी भेजा जा रहा है और बाढ़ नियंत्रण के लिए। और सभी जो दुकानदार हैं जहां पानी लग रहा है उन लोगों को सचेत किया गया है कि घरों के अंदर रहें, अपना सामान कि बाहर जो निकाले हैं वो सब अंदर कर लें। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।